ये आप देख रहे थे कि हमने कोशिश की है कि तह बतह मरहलेवार मऊ में साड़ियाँ किस तरह से बनती हैं आप लोगों को मुख्तसरन दिखाने वाले किस तरह के लोग हैं। ज़्यादातर तबका तो मज़दूरों का है और गरीबों का है, तो थोड़ी बिक्री शुरू हुई है। अब पहले जो कारीगरों की मजदूरी भी काफ़ी कम हो गई थी, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं, तो कारीगरों की जो मजदूरी कम हुई थी वो मजदूरी भी वापस कारीगरों को फिर से मिलेगी। नाजरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। पहले कि आप पूरे प्रोसीजर को कि मऊ की साड़ियाँ कैसे तैयार होती हैं वो आप देखें और समझें और जानें, आइए थोड़ा मऊ के बारे में जानते हैं कि मऊ की संस्कृति, मऊ का इतिहास और मऊ की खूबसूरती क्या है, उसे भी देखें। मऊ जनपद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिले आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, लेकिन मऊ जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में स्थित एक विकसित जिला है। इसका कारण है यहाँ की बुनाई कला। मऊ और बुनाई कला एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। मऊ आज सफलता और उन्नति के जिस पायदान पर खड़ा है, उसका मुख्य आधार बुनकर और उनकी बुनाई की उत्कृष्ट कला है। साड़ियों की बुनाई यहाँ के नागरिकों की पहचान बन चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हथकरघा से कपड़े बुनने की शुरुआत मऊ जनपद से ही हुई थी और धीरे धीरे अन्य शहरों में फैल गई। मऊ की बनाई गई साड़ियों को भारत के बड़े बड़े शहरों के अलावा विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। यहाँ बनाई गई साड़ियों पर आकर्षक एवं कलात्मक कढ़ाई देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस कला के कारण ही मऊ जनपद में बेरोजगारी काफी हद तक कम है और लोग खुशहाल भी हैं। आपको बता दूं कि यहाँ बुनाई कला अपने चरमोत्कर्ष पर मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। 1957 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ की कला एवं वस्त्र उद्योग की प्रशंसा करते हुए मऊ को भारत का मैनचेस्टर कहा था। जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि के साथ साथ वस्त्र उद्योग पर भी आधारित है। 1713 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले मऊ जिले की कुल जनसंख्या 22 लाख से ज़्यादा 2011 की जनगणना में सर्वे की गई थी, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा पुरुष तथा 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं की जनसंख्या थी। मऊ जनपद में लोकसभा की 1 सीट घोसी है तथा विधानसभा की 4 सीटें घोसी, मधुबन, मऊ सदर तथा मोहम्मदाबाद गोहना है। जनपद में 4 तहसीलें घोसी, मधुबन, मऊ नाथभंजन तथा मोहम्मदाबाद गोहना हैं, जो 9 ब्लॉकों के अंतर्गत बंटे हुए हैं। मऊ जनपद का मुख्यालय मऊ नाथभंजन शहर में स्थित है, जबकि यह जनपद आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। मऊ जनपद का सृजन 19 नवंबर 1988 को आजमगढ़ जनपद के 8 विकास खंडों एवं बलिया जनपद के 1 विकास खंड को मिलाकर किया गया था। मऊ जनपद के उत्तर में घाघरा नदी, पूर्व में बलिया जनपद, दक्षिण में गाजीपुर जनपद एवं पश्चिमी सीमा पर आजमगढ़ जनपद की सीमाएं स्थित हैं। मऊ जनपद का इतिहास हजारों वर्षों से ज्यादा पुराना है। शुरुआती दौर में यह पूरा इलाका एक घना जंगल था। यहाँ नट जाति के आदिवासी लोग निवास करते थे। इस समूचे इलाके पर इन्हीं नटों का शासन हुआ करता था।
तमसा नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र पर सन 1028 के आसपास मलिक ताहिर नामक एक वीर योद्धा ने आक्रमण किया था। 11वीं शताब्दी के शुरुआत में महमूद गजनबी ने अपने भांजे सैयद सालार मसूद गाजी को पूर्वी भारत विजय अभियान पर भेजा था। सैयद गाजी बाराबंकी के सतरिक्स नामक स्थान को जीतकर उसे मुख्यालय बना लिया था। यहीं से सैयद सालार ने अपने सबसे वीर योद्धा सेनापति मलिक ताहिर को आजमगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों को फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मलिक ताहिर का मुकाबला वहां रहने वाले नटों से हुआ। एक भयानक युद्ध हुआ। नट सेना के मुखिया सहित सारे लोग मारे गए। मलिक ताहिर की जीत हुई, इसलिए इस क्षेत्र को मऊ नट भंजन कहा गया, जो आगे चलकर मऊ नाथ भंजन हो गया। इस इलाके पर अपना अधिकार करने के बाद मलिक ताहिर ने चौक के पास अपना मुख्यालय स्थापित किया, जो आज भी मलिक ताहिरपुरा के नाम से जाना जाता है। 1540 और 1545 के मध्य शेर शाह सूरी मऊ के मधुबन के पास स्थित दरगाह में रह रहे सूफी संत मीर शाह से मिलने आए थे। सन 1629 मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में यह क्षेत्र बादशाह की पुत्री जहां आरा को मिल गया था। जहां आरा ने यहां तमाम भवनों और इमारतों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि बेगम जहां आरा ने अपने भाई औरंगजेब के नाम पर एक नया मोहल्ला औरंगाबाद की स्थापना की थी। महिलाओं के परिधान में खास तरीके से भारत में साड़ी एक पारंपरिक ड्रेस है। भारतीय परिधानों में अगर बनारस के बाद हम साड़ी की बात करते हैं तो मऊ का नाम आता है, और सबसे पूरे देश में बनारस के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का महत्व है साड़ी बनाने वाले शहर में तो मऊ का नाम आता है। मऊ की साड़ियाँ बनारस के बाद सबसे ज़्यादा पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी और पहचानी जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मऊ की साड़ियाँ कैसे बनती हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे कि कैसे शुरुआत होती है और कहाँ अंत में जाके साड़ियों की पैकिंग से लेकर सप्लाई का काम कैसे होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज ये जो आप धागा देख रहे हैं, इस धागे का डिनियर 20 होता है, यानी ये धागा बाल से भी कहीं बहुत ज़्यादा पतला होता है। 20 डिनियर का मतलब ये हो गया कि 9000 मीटर लंबे धागे का वज़न 20 ग्राम होगा, यानी 9 किलोमीटर लंबा धागा जो होगा उसका वज़न 20 ग्राम होगा। तो अब इस धागे से लच्छा बनाया जाएगा जो डाइंग के लिए जाएगा। यहाँ से साड़ी बनाने की शुरुआत होती है। मैं समझ रहा हूँ कि अब आप लोग यहाँ से देखते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये पहले यहाँ इससे इसका लच्छा बनाया जाता है। यहाँ की आप यहाँ बनता है, इसमें देखिए यहाँ लच्छा बन रहा है। ये ऊपर जो धागा रखा हुआ है ये ट्विंकल है 20 डिनियर का, और ये उसी का सिंथेटिक यार्न का ही एक दूसरा पार्ट है नायलॉन जिसको बोलते हैं। तो ये भी 20 डिनियर है, यानी दोनों की मोटाई एक बराबर है। ये धागा इस मशीन पे जाता है और ये मशीन जब घूमती है जब ये मशीन घूमती है तो इस पर अपना उसी के एतबार से जितने धागों की ज़रूरत है, यानी एक अगर पावर लूम पर एक धागा चलाने के लिए 5000 धागों की ज़रूरत है तो वो लच्छा इसी तरह से बनता है। और यहाँ से लच्छा बनने के बाद वो फिर डाइंग में जाता है और रंगाई में जाता है, फिर उसकी डाइंग होती है, फिर वो लूम पे जाता है। लेकिन इससे पहले एक दूसरा प्रोसीजर और भी देखते हैं, जो साड़ियों के साथ जो बॉर्डर बनता है, यानी वो तो ताने का हो गया, बाने का हो गया। ये ब्राइट है और ये ब्राइट 80 डिनियर का ब्राइट है। डबल है या सिंगल है? ये डबल ब्राइट है। तो ये चुक्के में चलता है जो जिसका बॉर्डर बनता है। तो इसका भी बॉर्डर बनता है और इस जरी का भी बॉर्डर बनता है। ये आप देख रहे हैं कि ये जरी ये तनी जा रही है सांचे पर। ये इसको बनने का इसका लच्छा बनेगा, फिर कोन बनेगा या बीम बनेगी। अभी आपको दिखाते हैं कि इसके बाद बीम कैसे। मोहम्मद अफजल। कौन सा रंग बना रहे हैं आप? पैरट। क्या रंगना है आप? साड़ी तानी। तानी में नायलॉन या चमक क्या रंगेंगे? चमक। अच्छा, पैरट ग्रीन कलर की बना रहे हैं आप? जी। अभी इसमें डालेंगे आप, कैसे रंगाएगा? रंग कंप्लीट हो गया ये? हाँ, ये कंप्लीट। ये आप देख रहे हैं कि ये पानी जो उबल रहा है डाइंग के लिए, जो अभी मैंने तानी आपको दिखाई थी नायलॉन का, तो अब वो यहाँ आया है, इस फैक्ट्री में आया है। तो यहाँ देखिए कुछ मजदूरें हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ। तो ये मऊ की तानी में बड़ी एक अजीब सी बात है जो हिंदुस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। शायद अगर मिले तो कुछ हिस्सा बनारस में मिल जाए, वरना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा कि वो एक ही बीम को 8 कलर की रंगते हैं और उसमें पल्लू को अलग से रंगा जाता है। ये हुनर आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। अभी जो आप
ये अलग अलग जो तानी देख रहे हैं कि रखी हुई है, ये सब अलग अलग लोगों की रखी हुई है। ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी की, अलग अलग गृहस्था की ये सब अलग अलग तानी रखी हुई है। और सबको 8 कलर की रंगना है और सबका आंचल का कलर अलग अलग होना है। तो अब ये देखिए, आप देख रहे हैं कि जगह जगह स्टिकर लगा हुआ है। तो उससे ये लोग जो कारीगर हैं, ये भी एक हुनर है कि उसको पहचानते हैं कि कौन से गृहस्था की तानी में कौन सा कलर रंगना है। तो अब जब एक कलर का मटेरियल वो तैयार कर लेते हैं, जैसे कि ये पैरेट ग्रीन का मटेरियल तैयार हुआ है जो अब डाइंग के लिए ले जाया जा रहा है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें से जो अब जितने लोगों की तानी रखी हुई है, सबको वो पैरेट ग्रीन कलर से ही रंगे जाएंगे। तो अब देखिए, उनका पहले का कलर जो उनका दिख रहा है कि उन्होंने देखिए ब्लू रंग रखा है, नारंगी रंग रखा है और मैरून रंग रखा है। अब पैरेट ग्रीन देखिए रंगा जा रहा है। और ये खास बात ये कि इतना सही जोड़ मिलाते हैं कि अब उसके ऊपर वो रंग नहीं जाएगा। ये पानी इसलिए डाला जा रहा है ताकि ऊपर का जो कलर है वो भीग जाए, और जब धागा भीगा होगा तो नीचे वाला कलर ऊपर जज्ब नहीं होगा, इसलिए वो पानी डाला गया है। और कितनी जल्दी आप देखिएगा कि इसको ये डाई करते हैं, और ये कलर जो हो रहा है ये फास्ट होगा। अभी ये डाई करने के बाद इसकी वॉशिंग होगी, और वॉशिंग भी आप अभी देखेंगे कि वॉशिंग के बाद भी फिर वो ड्रायर में जाता है सूखने के लिए, और फिर उसके बाद रखा जाता है। अब ये देखिए, पहले जो तानी रंगी गई वो किसी और कारीगर के नाम से रही होगी और किसी और गृहस्था की होगी। अब वही कलर दूसरा रंगा जा रहा है, तो अब ये किसी और की तानी होगी और किसी और गृहस्था का होगा। तो इस तरह से अब उसी कलर में कई बार रंगा जाएगा, मगर सब कलर एक जैसा होगा, एक बराबर होगा। ये यहाँ के बुनकरों की खास पहचान है और ये खास कला का नतीजा है। और ये हुनर, इसी हुनर के बुनियाद पर आज बुनकर यहाँ जिंदा है कि सूरत और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं, सूरत से लेके बम्बई तक, वो फैक्ट्रियाँ इनका मुकाबला नहीं कर पाती, क्योंकि हम एक लूम पर ही पूरा शेड जो है तैयार कर लेते हैं। 8 लाख 10 कलर की साड़ी बना लेते हैं, और ये हुनर और कहीं देखने को नहीं मिलता। ये अफजल हैं जिनकी निगरानी में यहाँ रंगाई का काम हो रहा है। तो ये अफजल, ये अलग अलग रखी हुई है सब तानियाँ, क्या चीज़ है आखिर अलग अलग रखी हुई है? सब अलग अलग आदमी की है। अच्छा, अलग अलग लोगों की है। तो अच्छा, इसमें एक ही तानी में अलग अलग कलर रंगते हैं? जी हाँ। इसको कैसे आप पहचानते हैं कि कौन सा कलर हो गया, कौन सा बाकी है? नहीं, शुरू से चलता है, मतलब गोल्ड, फिर लाल, फिर रानी। हाँ, एक तरफ से। कैसे पहचानते हैं? सब तो एक ही तरह की, तो कैसे आप पहचानते हैं किसकी कौन सी तानी है? पर्ची बानी हुई है सब। अच्छा, ये दीवार पे ही कैसा पर्चा लगा हुआ है? वही कलर का, जो कलर रंगना है उसी का। अच्छा, जो अभी आप देख रहे थे कि जब तानी तैयार हो जाती है, यानी जब धागा ताने वाला तैयार हो जाता है, तो उसकी डाइंग का काम कैसे होता है अभी हमने वीडियो में आपको दिखाया है। यहाँ ये काम देखते हैं, कैसर की ये डाइंग है। तो कैसर साहब, ये बताइए कि यहाँ लगभग कितने तानियाँ रोज आ जाती हैं, कितने लोग काम करते हैं? यहाँ पे 5 लोग काम करते हैं रंगाई में। हाँ। और रंगाई से पहले कम से कम 7 लोग और हैं। अच्छा, जो तानी फैला के बना के सब करके देते हैं। तो यहाँ रंगने फैलाने वाला काल घर पे होता है, इस वक्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। हफ्ते में बंदी कै दिन होती है? हफ्ते में 1 दिन बंदी होती है। यानी महीने में 4 दिन अगर बंद को मान लें तो 10-12 हज़ार रुपया महीना एक आदमी कमा लेता है। हाँ, आराम से कमा लेता है। लेकिन जब इधर कुछ दिनों से सब काम बंद था लॉकडाउन में, तब क्या प्रभाव? जीरो, कोई काम नहीं, जीरो कमाई थी। 2 महीना तो जीरो चल रहा था। इन लोग खर्च कैसे चल रहा था? वैसे ही थोड़ा बहुत दिया जा रहा था, बाकी कुछ अपना लगा रहे थे, रखा हुआ पैसा खा रहे थे। बाकी थोड़ा बहुत जो मेरे पास था मैं भी दे रहा था, खा रहे थे, चल रहा था सबका काम। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, ये क्या कर रहे हैं ये आप? तानी उठा रहे हैं। जैसे तानी रंगने के बाद इसको फिर क्या करेंगे? लूड़ी बनाएंगे कि बीम बनाएंगे? लूड़ी बनाएंगे। अच्छा, ये लूड़ी बनाने के लिए बीम जब बनती है क्या कर रहे हैं? ताने बाने से मुतल्लिक ही काम होता है सर। जैसे हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम चलता है उसी की निस्बत से ये ताने बाने का काम यहाँ पे हम लोग। अच्छा, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो बीम यहाँ बनाने पे का इस काम वक्त हो रहा है। हाँ, ये जब ताने जो शादी होती है उसको कलर करके उसको सब अलग किया जाता कलर है। करने वाला काम दूसरी जगह होता होगा। दूसरी, हाँ, वो रंगी वो अलग होता है काम। और जब कलर करके यहाँ पे आती है तो इसको हम हर पार्ट्स को अलग अलग करके और उसके बाद सांचे पर चढ़ाते हैं। ये इधर? हाँ, इधर इस साइड में। हाँ। अब सांचे पर जब चढ़ा करके फिर उसके बाद उसको लपेटा जाता है बीम उस पे, पाइप पे। तब वो जा करके कहीं एक बीम तैयार होती है जो वो साइड में लगी हुई है।
उसके अच्छा, बाद ये कंप्लीट बीम हो गई। वो कंप्लीट अब बीम इस पर से इसको आप क्या नाम है फिर बीम बनाएंगे इस पर लपेट कर। सांचे कितना धागा होगा सब? धागा? ये लगभग 5000 से ऊपर का होगा 5000 धागा से जी। ऊपर धागा होता है यस, एक बीम में। एक बीम में। तो यानी ये तो बहुत लाखों की संख्या में धागा इस तरह से कहा जाएगा गोले पे होगा। बात तो सही एक रस्सी है चलती जी है। जी जी। एक रस्सी 5000 से कम की नहीं चलती, 5.5 ये 5 पूरा बीम है क्या? ये पूरी बीम है। जी। हाँ, ये इतना ये पूरा एक साइड। ये इतना, ये देखिए यानी ये इतना 5000 ही धागा होगा। ये देखिए कि ये 5000 धागा इतना ही संख्या है। मैंने पहले बताया था कि 20 डिनियर। तो यहाँ से होने के बाद फिर ये बीम बनती है। और खास बात, अच्छा आफ्ताब साहब ये प्रेते पे लपेटा है का। हाँ 5-6 लोग दिख रहे हैं यहाँ काम करते हुए, तो ये सब लोग मिलके करते तो हैं। जी हाँ सर, एक बीम में इतने लोगों का ये जरूरत पड़ती है, कम से कम 6 आदमी, बीम बना लेते हैं। 6-7 बस यही बीम। ज़्यादा हाँ से ज़्यादा। ज़्यादा से एक बीम ज़्यादा की कितनी मजदूरी मिलती है? 300 रुपये बस। जी। तो 300 रुपये में 2,500 रुपये कुल काम हो, उसी में आपको किराया देना है, किराया बिजली देना, का उसमें है। लेबर चार्ज भी देना है सर। फिर इसमें कितना बच जाता होगा? इसका मतलब कि बहुत देख रहे हैं ना आप कि बता रहे हैं कि 6-7 बीम बना लेते हैं रोज, 5-6 आदमी मिलकर। यानी एक आदमी पर कह लीजिए आपके एक आदमी एक दिन में एक बीम बनाता है, जिसको 300 से लेकर 400 रुपया मिलता है। उसमें उसको किराया भी देना है, बिजली की बिल भी देना है, सारी चीज़ें देनी है। लेकिन ये कि ज़्यादा यहाँ बेहतर ये है कि लोग ज़्यादातर काम अपने घरों में करते हैं, तो ज़्यादा आसानी है। और फ्लैट रेट का बिल है तो इसलिए मीटर कम है, लेकिन अगर इसी को पूरा बिल देना पड़ेगा तो फिर ये कारोबार सब बंद हो जाएगा। यानी अगर फ्लैट रेट सरकार ने ख़त्म कर दिया और पासबुक के अलावा अगर बिल देना पड़ेगा तो यहाँ पर काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा सर, नहीं चल पाएगा एकदम। इसलिए हम लोग बुनकरों के लिए फ्लैट रेट ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं कि जो बॉर्डर बनता है साड़ियों का, तो साड़ियों के बॉर्डर को बनाने के लिए एक जरी बनानी पड़ती है। तो जरी को बनाने के लिए ये शीट आती है, ये आप देख रहे हैं शीट। तो इस शीट से पहले इसको छोटे शीट बनाई जाती है, फिर उसके बाद उसकी फिर और दूसरी मशीन पे जाके और बारीक कटिंग होगी, और वहाँ से बारीक कटिंग के बाद फिर वो क्या नाम है उससे जरी बनेगी। तो आइए हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम। राधेश्याम की कौन कौन सी कंपनी ये बनाती है? बैकमेट। बैकमेट। हाँ। और सुमिलान। अच्छा, और एगो शुभ मेटालिक है। शुभ मेटालिक है। हाँ। यानी 3 कंपनियों की आती है ज़्यादातर यहाँ ये शीट। और इसी शीट से पहले अब मैं दिखाऊंगा आपको कि इससे बारीक कटिंग फिर छोटी कटिंग, ये जो बड़ा बड़ा वाला ये रोला है, इस बड़े रोले से पहले छोटा रोला बनाया गया, अब इस छोटे रोले से छोटी अंटी बनाई जाएगी। तो बड़े को छोटा रोला पे ले आया गया था, तो अब ये छोटा रोला जो है ये है, छोटा रोला कट के ये रोला बन गया। अब वहां से ये शीट निकलेगी। ये कितना धागा होगा? ये कितना धागा होगा? 210। इतनी चौड़ी पट्टी से आप देख रहे हैं कि 210 धागे काटे गए, फिर बहुत पतला करके इसको 210। ये देखिए कितना बारीक ब्लेड आता है। ये इसका ब्लेड भी इंडिया में नहीं बनता, ये बाहर से आता है। ये ब्लेड जो इसकी कटिंग करता है, यानी ये लगभग मैं समझता हूँ कि 3 इंच की शीट होगी। 3 इंच की शीट में 210 धागे निकाले जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, चालू करिए जरा इसको। ये देखिए कटिंग का प्रोसीजर शुरू हो गया है, यहाँ से यहाँ तक। अब ले जाओ, पूरा अंटा बनने तक लगाओ। राधेश्याम जी, ये बताइए कि यहाँ आप कितने लोग काम करते हैं? यहाँ 3-4 आदमी हाँ, हैं। कितने दिनों से करते हैं? 25 साल हो गए। 25 साल हो गया। तो दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हैं आप? दिन भर में वही 3-4 बस। अच्छा, तो ये लॉकडाउन में तो कुल बंद हो गया होगा, तब कैसे हाँ। खर्चा चला? अरे भाई, तो अपना गांव पर थे तो अपना खेती बाड़ी से साग सब्जी। ये देख रहे होंगे कि जितने यूनिट में मैं लेके आपको चल रहा हूँ, सभी यूनिट में आप देख रहे होंगे कि सब मजदूर वर्ग काम कर रहा है। तो और कोई भी 200, 250, 150 रुपया कमाता है अगर चलते हालत में है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो साड़ी का उद्योग है कितनी गरीबी का शिकार है, और इसमें कितने हाथ लगे हुए हैं। ये लोग गांव से हैं, किसान हैं, किसानी छोड़ के आके ये कारोबार में लगे हुए हैं। तो आज की ये सब कुछ दिखाने का मकसद है। अब हम ले चलेंगे कि इस धागे से जरी कैसे बनती है, वो आपको दिखाने ले चलेंगे। जरी आप देख रहे थे कि रोलेक्स की शीट से कैसे उसको कटिंग होकर धागा निकाला जाता है प्लास्टिक का, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जरी कैसे बनती है। तो जरी बनने का प्रोसीजर जब शुरू होता है तो इसमें ये धागा, ये ग्रे माल आता है,
ये रॉ मटेरियल है और इस पे 90% जो है रिलायंस कंपनी का कब्जा है। पूरे देश में रिलायंस कंपनी का माल इसमें सबसे ज़्यादा आता है और इससे ये देख रहे हैं कि अंटा बनाया जा रहा है और ये अंटा जो है अब जाएगा दरी मशीन पे और उस दरी मशीन पर से फिर प्लास्टिक की जो पतली शीट कटी हुई है वो इस पर ट्विस्ट की जाएगी। तो आइए हम उसको दिखाते हैं आपको। अब यहाँ वो देख रहे थे जो कोन, आपने देखा कि प्लास्टिक की शीट कैसे कटती है, फिर आपने देखा कि जो धागा अंदर डालना है वो धागा कैसे उससे अंटा बनाया जाता है। अब आइए वहाँ दिखाते हैं कि ये वो धागा है जो वहाँ बनते हुए आपने देखा था मशीन पर प्लास्टिक का, ये वो धागा है। और अभी के आपने देखा है इस धागे को यहाँ अंदर जिस पर अंटा बनाया जा रहा था, तो अब इस धागे पर ये धागा लपेटा जाना है। ये देख रहे हैं ना कितना बारीक धागा है और कैसे टूटता है, तो कैसे इसको पकड़ते हैं, कितनी कारीगरी की बात है। ये टूटा हुआ धागा है जिसको जोड़ रहे हैं। ये धागा इस पर ट्विस्ट हो रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ ट्विस्टिंग का काम यहाँ हो रहा है। ये धागा यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर उसमें ट्विस्ट होकर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये एक नया धागा, तीसरा धागा तैयार हो रहा है। दीपक कहाँ घर है? बिजौरा। बिजौरा। कितने दिन से काम करते हैं इसमें? ज़्यादा दिन से। ज़्यादा दिन हो गया। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? अब मशीन के ऊपर है, जितना मशीन के ऊपर है। हाँ, जितना चला। बताइए कि ये धागा इसमें जो ट्विस्ट हो रहा है इसमें, तो उसकी कितनी रफ्तार है मालूम है? कितना देर घूमता है? यानी ये हजारों की आरपीएम, ये आरपीएम जो है इसका कम से कम 1200 आरपीएम के एतबार से घूम रहा है, यानी पर मिनट 1200 की स्पीड से ये घूम रहा है धागा और उस पर ट्विस्ट होकर ये धागा तैयार हो रहा है। इस धागे से फिर कोनिंग होगी। तो आइए फाइनल धागा हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ इस पे आया धागा, फिर यहाँ से फिर कोनिंग बनी, तो अंत में फाइनल धागा ये तैयार हुआ। ये फाइनल धागा ये तैयार हुआ और अभी आपको इसके बाद दिखाएंगे कि ये धागा जाके कैसे बॉर्डर की तैयारी करता है। आप देख रहे हैं तो ये हमारे मऊ में तो इसको भरना लेना बोलते हैं, अब बाहर में क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कि ये बड़े हुनर का काम है। जब किसी भी लूम पे नई डिज़ाइन ले जानी होती है तो वो यहाँ से जो तानी बनती थी आपने देखा है, तो तानी की शुरुआत यहाँ से होती है और यहाँ 5000 धागे के आसपास तो तानी के हो जाते हैं। इसके अलावा 5000 धागा करीब और जो अलग से लेना होता है वो भी इसी पे लेना पड़ता है। तो 9-10 हज़ार धागों को इंटर करना है किसी रिंग में। अब आप सोचिए कि कितनी छोटी रिंग, कितना पतला धागा और एक निर्धारित समय के अंदर उसको रिंग में डालना है, तो इसको कहते हैं भरना लेना। और आप देख रहे हैं कि वो काम यहाँ चल रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। ये क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको भरना बोलते हैं। ये लूम पर जाके साड़ी तैयार होगी। अच्छा, तो मतलब ये जब कोई नई बीम तैयार होती है तो पहले इसको धागे को सब एक दूसरे में डालना पड़ता है, इसी से हाँ, ये धागा डालना पड़ता है, उसके बाद तो डिजाइन होती है। होंगे आप तो काम आपका हाँ, बंद हो गया। कारीगर रहती है, 6 कारीगर रहते हैं। अच्छा, क्या क्या नाम उन लोगों का कारीगरों का? उनका सुनील राजभर है। हाँ। और एक महेंद्र राजभर है। ये राजभर ही है, मतलब इसमें राजभरी ज़्यादा इस काम में वही है ही है। तो आज छुट्टी हो गई है क्या जल्दी? नहीं, 4 बजे तक काम होता है रोजाना। हाँ। एक दिन में कितना भरना ले लेते हैं? एक दिन में एक भरना। 2 आदमी मिलते हैं? हाँ, 2 आदमी मिलते हैं। तो एक भरने की कितनी मजदूरी उनको मिलती है? उनको 450 रुपया, 50 रुपया हमको मिलती है एक आदमी को। हाँ, दोनों को मिलती है 450 में दोनों को, यानी 250 रुपये काम एक आदमी। हाँ, 50 रुपया एक भरने का आपको मिलता है? हमको मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत नाजुक काम होता है। इसमें धागे और जकाट जो ऊपर होता है, जो पत्ता कटना है, वो आगे आप देखेंगे। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को ठीक करते हैं और कौन सा धागा कहाँ की कौन सी तीली से जोड़ना है, इसको मुंह में ढोरना या मेल बनाना, इस तरह की ज़ुबान में इस तरह की बात बोली जाती है। मगर इसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है और बहुत माइन्यूट कॉम्बिनेशन होता है जिसको हर कोई नहीं कर सकता है। तो उसके लिए एक्सपर्ट आते हैं और एक्सपर्ट का काम ये होता है कि वो उस सारी चीज़ी को, तीली को किस तीली में, किस गेबा में कैसे गिराना है, कैसे जोड़ना, उसमें बनाते हैं। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि जब लूम पर की तानी ख़त्म हो जाती है तो गेठुआ जोड़ना यहाँ बोलते हैं, लेकिन ये कि जब एक तानी ख़त्म हो गई हमारी तो दूसरी तानी जब जोड़नी होती है तो पुरानी तानी में नई तानी को जोड़ना है। अब आप ये देखिए कि इतना पतला धागा जो हमें कैमरे पे दिख नहीं रहा है, उसको ये आदमी कितनी महारत से और कितनी तेज़ी के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ये धागा जो आप देख रहे हैं, ये धागे
ये अब इस धागे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हम चलेंगे साड़ी बनाने पर कि साड़ी हमारी बनती कैसे है। तो इस धागे, यही धागा है जो हमारी साड़ियों में इस्तेमाल होता है। ये आप एक दुकान की मैंने वीडियो बना ली है, इसमें बहुत तरह के धागे मिलेंगे और जो अलग अलग तरह के धागे अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। ये धागा अलग अलग कंपनियों का आता है, मगर इसमें भी रिलायंस कंपनी की बड़ी भागीदारी है और 80% धागे जो हैं वो रिलायंस से संबंधित ही आते हैं। तो ये अलग अलग कंपनियों का करिश्मा नाम है। ये देख रहे हैं कि ये 150 डिनियर का ये धागा है। ये पॉलिस्टर डाइड यार्न है जो फैक्ट्री से डाई होके ही आता है। अब इस धागे को वेफ्ट में हम इस्तेमाल करेंगे। तो वेफ्ट में ये हो गई, ये बॉबिन इसको बोलते हैं, क्योंकि यही बॉबिन तैयार करके तब लूम पे जाती है। तो अब ये बॉबिन हमने तैयार कर ली इसकी, और फिर ऐसे इस छोटी सी इस मशीन पे, देसी मशीन है जिसमें आधे आर्थ से कम का भी मोटर लगता है, हाथ से भी ये भरा जाता है। ये बॉबिन तैयार होती है। बॉबिन तैयार होने के बाद इधर आइए, ये बॉबिन तैयार होने के बाद ये शटल में लगती है, ये धागा चलता है। तो इसमें दो तरह के धागे चलते हैं, एक तो ये धागा चलता है पॉलिस्टर रियान, और एक जो जरी का धागा मैंने आपको दिखाया था कि जरी कैसे बनती है। तो ये देखिए ये जरी का धागा हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। इसमें एक धागा तो ये देखिए चल रहा है और दूसरा धागा ये चल रहा है, यानी ये जिससे आंचल बुना जा रहा है, दम से ही कपड़ा तैयार हो रहा है। तो ये बाना अलग चला है, ये बाना अलग चला है। तो ऐसे ही लोगों को तैयार करना पड़ता है और ये डिजाइनिंग का काम करता है। ये जो पत्ता कटा हुआ आप देख रहे हैं, ये डिजाइनिंग का काम करता है। ये जो इसमें आप होल देख रहे हैं ना, ये सब होल जो है यही डिजाइन बनाता है। इस होल के जरिए क्या नाम है आपका? इधर देखिए जरा, ये क्या कर रहे हैं? ये कागज यहाँ एक रखा हुआ है और आप सुराख कर रहे थे। क्या कागज में और सुराख से क्या ताल्लुक है? ये साड़ी पर डिजाइन पड़ती है। हाँ, ये कागज और फ्रेम है। हाँ, फ्रेम से डिजाइन निकाला जाता तो ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ, तो इसी ग्राफ से ही आप सुराख कर रहे हैं क्या? इसी ग्राफ से सुराख कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, आप गौर करें जरा कि इसमें ग्राफ कितना बारीक बना हुआ है और यही डिजाइन है पूरा खाका। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये कटिंग मशीन है। जो साड़ियाँ जो पहले तैयार होती हैं तो तैयार हो गया कि घरों में जाती है कटने के लिए, या फिर ये मशीन भी अब उसकी आ गई। उस मशीन पे ये जाके कटिंग का काम हो रहा है। उसमें अंदर की तरफ जो ब्लेड है वो दिख नहीं रहा है आपको, मगर वो रोले से होता हुए वो ब्लेड तक साड़ियाँ जाती हैं और उल्टे तरफ से जाती हैं। और वो जितना उभरा हुआ हिस्सा होता है, उन उभरे हुए हिस्से को ब्लेड जो है ऑटोमेटिक वो कटिंग कर देता है। ये आप देख रहे हैं, ये एम्ब्रॉयडरी मशीन है। साड़ी जब तैयार हो जाती है तो आप देख रहे हैं कि कुछ तो चीज़ें लूम पर ही तैयार हो जाती हैं, बॉर्डर डिज़ाइन कुछ, लेकिन फिर और उसको बेहतर बनाने के लिए फिर एम्ब्रॉयडरी मशीन पे जाती है। एम्ब्रॉयडरी मशीन का भी किस्सा बड़ा अजब है। ये मशीन जब नई आई थी तो 15 लाख रुपए की थी और आज 1 लाख रुपए कोई लेने वाला नहीं है। तो ये अब एम्ब्रॉयडरी मशीन पे देखिए, ये कढ़ाई का काम चल रहा है। जो आसपास के जो देहात के जो बच्चे हैं वो आके इस पर काम करते हैं। इसकी कढ़ाई होने के बाद ये घरों में जाती है, तो उसको औरतें हैं या जिनके घर में और कोई नहीं, ऐसे लोग इसकी कटिंग का भी काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरह एम्ब्रॉयडरी का काम ये चल रहा है। जी, क्या नाम है? राकेश मुदनवाल। राकेश, कहाँ के रहने वाले आप हैं? सर मऊ के रहने वाले हैं, बुनकर कॉलोनी। अच्छा, कितने दिन से काम करते हैं यहाँ? यहाँ सर 2 साल हो गया। 2 साल हो गया जी। तो इसमें आप एक दिन में कितनी साड़ी तैयार कर लेते हैं? सर ये मजदूरी करते होंगे आप? जी जी, ये काम करने के ऊपर है सर। अभी तो ये इसमें 7 साड़ी निकलता है और कभी कभी ज़्यादा साड़ी निकल जाता है। अच्छा, उधर जो मशीन में काम कर रहे हैं उन लोग क्या नाम है? उनका एक का नाम राजेश यादव है और एक का नाम अजय यादव है। अच्छा अच्छा जी। तो ये जब लॉकडाउन लगा तो उस वक्त ये काम बंद था, चालू था? बंद था सर, पूरा बंद था। जी। तो बड़ी दिक्कत हुई होगी। जी जी। ये काम बंद है, यानी जी। ये इस कारोबार थी। कितने आप क्या हो, पिताजी भी इस कारोबार में थे या आप ने शुरुआत किया? नहीं, हम ही है सर। ये सीखा कहाँ थे आपने? सर ये मऊ में सीखे थे इस काम को। हाँ। पहले हम ही स्टार्टिंग किए थे हाँ। और बाकी हम पढ़ाई भी करते हैं। हाँ।
जी। ये देखें राकेश पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसी में समय निकाल कर काम भी कर रहे हैं। और दो पैसे कितने का काम कर लेते हैं दिन भर में? सर यहाँ पे 500 का काम हो जाता है रोज़ का। रोज का? जी। हफ्ते में एक आध दिन बंद भी रहता होगा? बंद रहता है सर, लेकिन हम रोज़ाना काम करते हैं। अच्छा, ये देखिए कि ये राकेश दिन भर मेहनत करते हैं तो 500 रुपये के आसपास कमा लेते हैं। मगर इनका कहना है कि लॉकडाउन के ज़माने में बिल्कुल भी कारखाना बंद रहा है 8-10 महीना, तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, काफ़ी दुश्वारी हुई। लेकिन ये कि राकेश ये अपना परिवार भी चलाते हैं और मजदूरी भी करते हैं। तो ये हम पहुँचे कहाँ तक कि साड़ी तैयार होने के बाद फिर ये दूसरी मशीन पर जाती है जो एम्ब्रॉयडरी होती है। इसमें भी देख रहा हूँ कि अलग से ये धागे लगे हुए हैं ऊपर, ये सब धागे आप देख रहे हैं ना लगे हुए हैं। तो ये सब धागे भी बनते हैं अलग अलग। कुछ धागे यहीं बनते हैं, उनकी मशीनों में मैं आपको नहीं ले जा पाया हूँ, लेकिन कुछ धागे बाहर से आते हैं, कुछ बनारस से आते हैं, कुछ सूरत से आते हैं, कुछ बम्बई से आते हैं, कुछ दिल्ली से आते हैं। तो ये धागे अलग अलग कंपनियों के हैं जो अलग अलग लोगों की तैयारी करने के बाद यहाँ मऊ में आते हैं और यहाँ इन मशीनों पर लग के इनके काम होता है। अभी भी बहुत सारे काम बाकी जो आगे हम आपको दिखाएंगे। अब तक आप देख रहे थे कि किस तरह से धागे तैयार होते हैं, किस तरह बीम तैयार होती है और फिर किस तरह से साड़ी तैयार होती है। अब हम साड़ी तैयार होने के बाद जब वो एम्ब्रॉयडरी में जाती है और एम्ब्रॉयडरी के बाद जब फिनिशिंग के लिए आती है, तो मैं एक फिनिशिंग की प्लांट में लेके आपको आया हूँ। यहाँ से साड़ियों पर फिनिशिंग का काम होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि फिनिशिंग का प्रोसीजर कैसे काम करता है। ये आप देख रहे थे कि अब तक आपने देखा, ये कैलेंडर का ये बॉयलर बोला जाता है, यहाँ से स्टीम बनती है। तो अब इसमें देख रहे हैं लकड़ी डाल रहे हैं। बहुत से लोग कोयले से भी स्टीम बनाते हैं। स्टीम बनाने का आपका अपना तरीका हो सकता है कि आप कोयले से बनाते हैं या स्टीम से बनाते हैं, या आपको खुद तय करना है। ये रामचंद्र यादव है जो बॉयलर का काम देखते हैं। ये आप देखिए कि फिनिशिंग मशीन ये अंदर का हिस्सा है जहाँ कैलेंडरिंग बोलते हैं या फिनिशिंग मशीन। इसमें 2 प्रकार के कैलेंडर होते हैं। एक तो वैक्स मशीन होती है जिस पे एक तरह से कह लीजिए कि कपड़े को सीधा किया जाता है और बॉर्डर को दबाया जाता है। तो एक ये देखिए वो उस पे काम चल रहा है। ये वैक्स मशीन आप देख रहे हैं, उस पे पहले मरहले में साड़ियाँ इस पे जाती हैं। तो जो कम दाम की साड़ियाँ होती हैं तो वो सिर्फ उससे वैक्स ही होती है, डेका नहीं होती है। मगर फिर एक दूसरी मशीन जो है वो डेका है जिस पे 7 रोले के आसपास होते हैं और उसमें कपड़े का एक रोला होता है फाइनल जो करता है। तो आप ये देख रहे हैं उसी सब में कि वैक्स मशीन और डेका मशीन, इन तीनों मशीनों से होने के बाद फाइनली जब साड़ियाँ तैयार होती हैं तो तब ये अभी देखिए कि उसमें काम करने वाले लोग हैं जो कुछ बता रहे हैं। ये पहले सिलाई होती है जो कि साड़ियाँ अलग अलग जाती हैं, तो सिलाई होती है, फिर उसके बाद फिनिशिंग पे जाती है। अंततः अब ये माल यहाँ से निकल के अब ये दुकानों के लिए जाएगा, जिनका ये माल होगा उनकी दुकानों पे जाएगा। अब ये देखिए कि बोरे में पैक किया जा रहा है ये माल। अब ये टाली के ज़रिए से अब दुकानों पर ले जाने की तैयारी है और जिनका माल होगा उनके। अब ये देखिए दुकान पे अब वो माल जो फिनिशिंग से आया हुआ है, अब देखिए कि वहाँ कुछ बच्चे बैठ के उसकी फोल्डिंग कर रहे हैं। अब ये साड़ी इस पर हालांकि बीच में और भी काम हुए जो बहुत सारी चीज़ें हम दिखाना छूट गई है। जैसे ये साड़ी देखिए तही जब कर रहे हैं तो ये इसका ब्लाउज़ है, ये सामने जो दिख रहा है ब्लू और रानी मैचिंग जो है, और उसमें ये मोमी कागज़ लगाकर इसकी ये तही कर रहे हैं ये लोग। और तही का काम ऐसे ही चलता रहता है। नीचे देखेंगे जो कि घरों में जाके दरदोजी का काम होता है। ये ऊपर जो देख रहे हैं आपको दिखेगा, ये एक दूसरी चीज़ है। ये साटन वाली साड़ी है जो जिसकी फोल्डिंग की जा रही है। अब ये माल आखिरी मरहले में चल रहा है। अब यहाँ से ये माल तही करके आखिरी मरहले में जाए। देखिए उसमें जाली भी लगी हुई, इसके लिए भी घरों के अंदर ही जाली लगाने का काम औरतें करती हैं। और ये भी एक बड़ा कारोबार है जो दुकानों से ले जाता है उन साड़ियों को। ये देखिए लगता है कि बिल्कुल बनारसी साड़ी है, बिल्कुल एम्बोस है। ये यहाँ का मऊ का बना हुआ एम्बोस है, लेकिन ये एम्बोस जो बनारस वाले बेचते हैं 4-5 हज़ार रुपये का, ये हमारा एम्बोस जो है वो आज 600-700 रुपये का मिल जाएगा। ये फाइनल स्टेज में साड़ी देखी जा रही है कि अब यहाँ देखिए साड़ी जो है मुदस्सिर मियाँ बैठ के साड़ी में प्लास्टिक लगा रहे हैं। पहले नंबरिंग की है, आपने देखा होगा कि तही के बाद उस पर नंबरिंग की है और उस साड़ी का कोड डाला है और फिर उसके बाद अब प्लास्टिक लगा के इसको पैक किया जा रहा है। ये साड़ी आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की अलग अलग डिज़ाइनों की ये साड़ियाँ तही करके आखिरी मरहले में रखी हुई हैं। अब पैक करके ये देखिए पैकिंग की जा रही है। कार्टून में प्लास्टिक लगाने के बाद इस तरह से कार्टून में साड़ियों को पैक किया जाता है और एक कार्टून में 40 साड़ी से लेके 70 साड़ी तक जो अच्छी साड़ियाँ हैं क्योंकि डब्बे में फिर इसके बाद डब्बे में रखी जाएंगी। कार्टून के ऊपर ये प्लास्टिक लगाई जाएगी पहले, फिर उसके बाद एक मोटी प्लास्टिक लगाकर तब उसको पैक किया जाएगा। डबल प्लास्टिक इसलिए लगाई जाती है कि बारिश और इसके दिनों में बारिश का पानी अंदर न जाने पाए।
तो एक तो ये चट्टी लगती है, प्लास्टिक की चट्टी ऊपर से, और उसके नीचे पहले प्लास्टिक लगाई, फिर सिलने का काम कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो गांव के लोग आके सारा काम कर रहे हैं। इसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में ठेले वाले, मुटिया, पैकिंग वाले, सिलाई वाले, आंगड़िया में जो माल पहुंचाने वाले, हज़ारों लोग इस काम में लगे हुए हैं, जिनको ऊपर वाले की मदद से रोजी रोटी मिलती है। और इस तरह से आजकल थोड़े हालात कुछ बेहतर हुए हैं, कुछ बिक्री का काम शुरू हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि माल की रवानगी कई महीनों के बाद शुरू। ये ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट पे देखिए माल पहुंचना शुरू हो गया है, रात का वक्त है। अब ये आखिरी मरहले पे हम आ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट पे माल लद के अब यहाँ से ट्रक पे माल लद के चला जाएगा। ये आप देख रहे थे कि हमने कोशिश की है कि तह बतह मरहलेवार मऊ में साड़ियाँ किस तरह से बनती हैं आप लोगों को मुख्तसरन दिखा सकें। आपने उसे देखा भी होगा और समझा भी होगा, और ये भी जाना होगा कि उसमें काम करने वाले किस तरह के लोग हैं। ज़्यादातर तबका तो मज़दूरों का है और गरीबों का है। इसलिए आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बुनकरों की जो कमज़ोरी है या बुनकरों की जो गुर्बत है उसको कैसे बचाया जाए और कैसे महफूज किया जाए। लॉकडाउन लंबे अरसे से चल रहा था। लॉकडाउन के बाद अब कुछ मार्केट में हरकत आई है, तो थोड़ी बिक्री शुरू हुई है। अब पहले जो कारीगरों की मजदूरी भी काफ़ी कम हो गई थी, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं, तो कारीगरों की जो मजदूरी कम हुई थी वो मजदूरी भी वापस कारीगरों को फिर से मिलेगी। हमने ये भी देखा है कि जब हालात बेहतर होते हैं तो गृहस्था और कारीगर का ऐसा रिश्ता है जो दामन और चोली का है, आँख और रोशनी का है, और ज़ुबान और कान का है। वही रिश्ता है। जब भी खुश होता है तो चाहे वो बुनकर मजदूर तबका हो, चाहे गृहस्था का तबका हो, खुशहाली आती है तो दोनों पे आती है, और जब परेशानी आती है तो भी दोनों पे आती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी YouTube चैनल आपकी बात से को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक या पेज पर देख रहे हों तो शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपकी बात से अरशद जमाल।